रो मत नंदिनी, माँ की बात का बुरा मत माना करो। मैंने माँ जी की बातों का कभी बुरा नहीं माना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। माँ का मत पूछो नंदिनी, उनका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। माँ जी जब मेरी बेटी राधा को बुरी तरह से मारती है तो मेरा कलेजा फटता है। भला इस 5 साल की बच्ची का क्या दोष? ये तो बेचारी अमीरी गरीबी जानती तक नहीं। तुम चिंता मत करो नंदिनी, सब कुछ सही हो जाएगा। चलो अब ऐसे आंसू मत बहाओ, आज मैं तुम्हें और राधा को कहीं घुमाने ले चलता हूँ। नहीं जी, अगर माँ जी को पता लग गया तो वो आसमान सर पर उठा लेंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। तुम चलो बस तैयार हो जाओ। राजन के इतना कहने पर नंदिनी तैयार हो गई और उसने अपनी 5 साल की बेटी को भी तैयार किया। नंदिनी राधा को लेकर राजन के स्कूटर के पीछे बैठ गई। स्कूटर चलाते वक्त राजन नंदिनी से बातचीत भी कर रहा था कि अचानक दूर से आते हुए ट्रक ने राजन के स्कूटर को बुरी तरह से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजन ने वहीं के वहीं दर्द से कराते हुए अपना दम तोड़ दिया। बेचारी नंदिनी को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। वो भी अपनी 5 साल की बच्ची को गोद में लिए हुए अपने होश खो बैठी। आंख खुलने पर उसने अपने आप को सरकारी अस्पताल में पाया। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी। होश में आने पर वो अपने पति और राधा का नाम लेकर रोने लगी। देखो तुम्हारी बेटी को भी चोटें आई थी, लेकिन अब वो ठीक है। और मेरे पति कहाँ है? तुम्हें पता है तुम्हें कितने दिनों बाद होश आया है? नंदिनी ने ना में सिर हिला दिया। तुम्हें पूरे 15 दिन बाद होश आया है। तुम्हारे पति की मौत उसी वक्त हो गई थी जिस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। ये सुनकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी और उसने रोते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या मेरे ससुराल से कोई नहीं आया? नहीं, हमने तुम्हारे ससुराल वालों से बाद में संपर्क साधने की कोशिश की, मगर उन्होंने यहाँ आने के लिए साफ साफ मना कर दिया। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि तुम जिंदा बच जाओ तो उनके घर पर कभी कदम मत रखना। इतना कहकर डॉक्टर ने नंदिनी की 5 साल की बेटी राधा को नंदिनी को दे दिया। नंदिनी राधा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने नंदिनी के चेहरे से पट्टियां हटा। शीशे में अपना चेहरा देखकर नंदिनी की चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा बिल्कुल जल गया था। वो बदसूरत हो चुकी थी। नंदिनी थके हारे कदमों से अपने ससुराल की तरफ चली गई। आसमान में काले बादल छाए थे। बारिश जोरों से हो रही थी। नंदिनी और राधा दोनों भीग चुके थे। नंदिनी ने घर में जैसे ही कदम रखा कि उसकी सास उसे बुरा भला कहकर चीखने लगी, चली जा यहाँ से, कल मुही तू मेरे बेटे को खा गई। तू तो शुरू से ही मनहूस थी। मेरे बेटे के साथ तू भी मर जाती और साथ में तेरी ये बेटी भी मर जाती। ऐसा मत कहिए माँ जी, इसमें मेरी बेटी का क्या दोष? मैं कितनी अभागी हूँ कि मैं अपने पति का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देख पाई। अब तेरी और तेरी बेटी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चल निकल जा यहाँ से। ऐसा मत करिए माँ जी, भला इस तूफानी बारिश में मैं अपनी 5 साल की बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई रिश्तेदार भी नहीं है और मेरे माता पिता तो बहुत पहले स्वर्ग से धार चुके हैं। तू कहीं भी जाकर मर, हमें इससे क्या? मैं तेरे जैसी कुल्टा का अब अपने घर में चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। माँ जी कम से कम मेरा नहीं तो इस बच्ची के बारे में तो सोचिए। इसके पापा का साया इसके सर से उठ चुका है। भला मैं विधवा इस बारिश में लेकर छोटी सी बच्ची को कहाँ जाऊंगी? ये बीमार पड़ जाएगी। रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहकर रुक्मणी ने नंदिनी और उसकी बेटी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। रुक्मणी को नंदिनी को पीटता देख रुक्मणी की 2 और बहुएं भी नंदिनी और उसकी बेटी को बुरी तरह से पीटने लगी। नंदिनी लगातार रो रही थी और उसकी बेटी राधा भी, मगर किसी को भी नंदिनी और उसकी बेटी पर तरस नहीं आया। रुक्मणी और उसकी बहुओं ने नंदिनी को धक्के देकर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। नंदिनी अपनी बेटी को लिए हुए शाम तक बाहर खड़ी बारिश में घूमती रही, मगर रुक्मणी का दिल नहीं पसीजा। नंदिनी रोती हुई वहां से चली गई। थक हार कर नंदिनी अपनी बेटी को लेकर एक मंदिर की सीढ़ियों के नीचे पहुंच गई और उसने अपना आधा चेहरा अपनी साड़ी से ढक लिया। उस दिन उसकी बेटी ने मंदिर का प्रसाद खाकर गुजारा कर लिया। दूसरे दिन नंदिनी ने काम मांगना शुरू कर दिया, मगर बेचारी नंदिनी कहीं भी काम मांगने जाती तो नंदिनी का चेहरा देखकर उसे वहां से भगा दिया जाता। बहुत मेहनत से नंदिनी को एक दिन बड़ी मुश्किल से एक घर में काम मिला, मगर कुछ ही महीनों के बाद मकान मालकिन ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मेरा क्या कसूर है मालकिन? तेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तेरे जले हुए चेहरे का है। तेरा चेहरा देखकर मेरे घर के बच्चे डर जाते हैं। ले पकड़ अपनी पगार और जाकर कोई और घर ढूंढ। इतना कहकर मकान मालकिन ने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारी नंदिनी की फूटी किस्मत, जब मकान मालकिन उसे और उसकी बेटी को बाहर निकाले तब भी जोरों से बारिश हो रही थी। नंदिनी ने बारिश में भीगते हुए लगभग शहर का हर दरवाजा खटखटाया, मगर हर जगह से वो निकाली गई। नंदिनी आखिरकार धक्के खाते खाते अपनी बेटी राधा को लेकर शमशान घाट पर पहुंचकर रो रो कर खुद से बातें करने लगी। आखिर आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अगर बेटी का साथ ना होता तो मैं भी आपके पीछे पीछे आ जाती। इत्तेफाक से वहाँ पर एक पुजारी गुजर रहा था। उसने नंदिनी की सारी बातें सुन ली। उसने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रो मत बेटी, हिम्मत मत हारो। मैं समझ गया कि तुम एक विधवा हो और ये तुम्हारी बेटी। अगर तुम चाहो तो तुम्हें शमशान में झोपड़ी बनाकर रह सकती हो और अपना खुद का कोई धंधा शुरू करो। किसी के पास काम मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं करूंगी क्या बाबा? तुम यहाँ पर चाय बेचने का काम शुरू कर दो। तुमसे यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेधड़क मुझसे मांग लेना। मैं ज्यादातर इसी शमशान में वहाँ पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। तब तक तुम मेरे साथ चलो। इस बारिश में तुम और तुम्हारी बेटी बीमार पड़ जाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी, जो आपने मेरे दर्द को समझा, मेरी तकलीफ को जाना। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने बड़ी मेहनत से वहाँ पर एक झोपड़ी बनाई और अपनी झोपड़ी के बाहर उसने एक छोटा सा लकड़ी का खोखा रख लिया।
इस काम के लिए पुजारी ने नंदिनी की मदद की। नंदिनी अब शमशान में चाय बनाकर बेचने लगी और वहीं रहने लगी। एक दिन शहर के बहुत बड़े व्यक्ति सेठ ध्यानचंद का निधन हो गया और उसकी अर्थी जलने के लिए उसी शमशान में आई। अर्थी लकड़ियों पर रख दी गई और वो सब पुजारी का इंतजार करने लगे। लोगों की नजर शमशान में चाय के खोखे पर गई तो लोगों ने सोचा जब तक पुजारी नहीं आ जाता तब तक क्यों न चाय पी ली जाए। वो चाय पीने के लिए चले गए। नंदिनी ने उन सबको चाय बनाकर दी थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और नंदिनी का चेहरा जो वो अब ढक कर रखती थी वो खुल गया। नंदिनी का जला हुआ चेहरा देखकर चाय पीने वाले लोग उठकर खड़े हो गए। ध्यानचंद का बेटा रमेश गुस्से में बोला, तुम सब लोग अपनी अपनी चाय फेंक दो। इस मनहूस जले हुए चेहरे वाली की चाय कौन पिएगा? किसने इसको शमशान में खोखा रखने की इजाजत दी है? ऐसा मत कहिए, मुझे मनहूस मत बोलिए। अगर मेरा चेहरा जला हुआ है तो इसमें मेरा क्या दोष? तू वही है ना जो मेरे घर पर काम मांगने आई थी और मेरी पत्नी ने तुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था? हाँ, मैं तुझे पहचान गया। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे बात क्या करते हो? इसका चाय का खोखा तोड़ दो और इस जले हुए चेहरे वाली को धक्के देकर बाहर निकाल दो। वो सब नंदिनी का खोखा तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े कि अचानक सेठ के शव में आग लग गई। ये देखकर सब चिल्ला उठे और डर गए। सबने आग बुझाने की कोशिश की पर आग नहीं बुझी। बेचारी नन्ही राधा दौड़ते हुए शव पर ग्लास से पानी डालने लगी। अचानक आग बुझ गई। ये सब देखकर रमेश नंदिनी के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारा बुरा चाह रहा था और तुम्हारी बेटी ने एक अनर्थ होने से बचा लिया। बहन, आज के बाद इस शहर में तुम्हें कोई बुरा नहीं बोलेगा। आज से तुम मेरी बहन हो। फिर उन सब ने नंदिनी के हाथों की बनी हुई चाय पी तो उन सबको बड़ा सुकून मिला। उनके दिलों से नफरत का मैल धुल चुका था। देखते ही देखते नंदिनी शमशान में चाय बेचने वाली विधवा के नाम से मशहूर हो गई और चाय बेचकर धनवान बन गई।